हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी ग्रुप डी का डिटेल नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका CA नंबर 09/2025 की ये वैकेंसी थी और उसी के रिगार्डिंग जो है आपका डिटेल नोटिस जारी हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आपका 31 जनवरी होने वाली है और कल से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं ग्रुप डी के। तो 1-2 दिन आप वेट कर लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग में आपका जो है वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म फिलअप करना है बिना कोई मिस्टेक के, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना होना पड़े और बाद में आपको जो है किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है बार बार में किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस नोटिस की बात कर लेते हैं। इस नोटिस के अंदर बहुत सारे आपके पॉइंट दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, वो सारे इसमें कवर करने वाला हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपका CN 09/2025 यानी कि आपकी लेवल 1 ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग ये डिटेल नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पे आपके पूरा कंटेंट सूची यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आपके टोटल जो है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, वैकेंसीज, मेडिकल स्टैंडर्ड, नेशनलिटी और एज लिमिट, सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी पॉइंट को यहाँ पे आप जो है अपन स्किप करेंगे। अगर मान लीजिए फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका अनेक्जर की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे टोटल अनेक्जर दिए हुए हैं, जैसे कि आप अनेक्जर 1, अनेक्जर 2, अनेक्जर 2A, 3, 3A, 4, ये सारे अनेक्जर यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे पेज नंबर है, तो ये इसी पेज नंबर इसी नोटिस के अंदर जो है आपको ये मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखोगे तो आपका जो इंडिकेटिव नोटिस आया था वो 27 दिसंबर को ही आ गया था। इसमें आपका एप्लीकेशन डेट जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो यानी कि कल 31 तारीख से, यानी मतलब आज ही रात में 12 बजे से जो है ऑड आवर से ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपका सबमिशन है एप्लीकेशन का, तो वो 2 मार्च रहेगा और रात में आपका 23:59 लगभग 12 बजे के समथिंग आपका ये रहेगा। आप देख सकते हैं, ये तो नॉर्मल आपकी जो डेट आती है वो है ही। बाकी पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपका 4 मार्च है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए बोला गया है, जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आपका ओपन रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ कोरेगेंडम वगैरह आता है और कुछ फॉर्म की डेट एक्सटेंशन होती है, तो आपका जो है ये करेक्शन फॉर्म की डेट भी वो एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जब आएगा तो उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपका जो ये रखा गया है वो डेट ही आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बोला गया है, डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। आपका जो है ये 15 मार्च से लेके 19 मार्च तक, जो कि आपका PWD कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए ये है। तो वो आप ये देख सकते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पे अनेक्जर A और अनेक्जर B दिया हुआ है, जो कि आपका अनेक्जर A के अंदर आपका दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और आपके PWD कैंडिडेट जो है उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से जो आपकी पोस्ट दी हुई है, वेरियस पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड की गई है आपका अनेक्जर A के अंदर। अनेक्जर B की बात करते हैं दोस्तों, अनेक्जर B में आपका जो है रेलवे और आपकी पोस्ट जो दी हुई है, पोस्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है यहाँ पे, जो कि आपकी इस CN के अंदर नोटिफाइड है। बाकी अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो आपका वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत ये वैकेंसीज आ रही है आपकी, जो कि आपका इनिशियल पे ग्रेड जो रहेगा वो आपका 18,000 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें रहेगा एज पर अनेक्जर A, यानी कि एज पर अनेक्जर A आपका अनेक्जर A के अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पोस्ट है आपका, 1 से लेके 14 जो पोस्ट है यहाँ पे 14 पद यहाँ पे अलग अलग है। तो उस प्रकार से आपका मेडिकल भी अलग अलग रहेगा, जैसे कि आपका B1 A2 है, A3 है, B1 है, C1 है, इस प्रकार के आपके यहाँ पे मेडिकल रहेंगे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। एज की बात करते हैं दोस्तों आपका, तो एज यहाँ पे आपका 1/1/2026 को आधार मान के 18 से तो कम और 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन है यहाँ पे आपका, अगर एज रिलैक्सेशन में आप देखोगे तो वहाँ पे आपकी जैसे कि सभी प्रकार की एज रिलैक्सेशन दी हुई है उनको छोड़ के। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,195 टोटल वैकेंसीज है और ये अपडेटेड वैकेंसीज है। इससे पहले एक नोटिस आया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें आपका जो है 21,997 आपके वहाँ पे पोस्ट थी टोटल। तो यहाँ पे आपका अपडेटेड करके यहाँ पे 198 पोस्ट एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है। अब बाकी आप यहाँ पे देखोगे आगे, बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया अनेक्जर B के अंदर आपका यहाँ पे डिटेल जोन वाइज जो है वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पे आपका अनेक्जर B आप देख सकते हैं उसके अंदर। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसी अंडर CCAA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। इसका मतलब यह है कि CCAA के अंदर जो वैकेंसी निकली है उनके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने रेलवे के अंदर ही अप्रेंटिस
ट्रेनिंग की हो। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो है एक ही आरआरबी आपको चूज़ करना है, और जिस आरआरबी को आप चूज़ करोगे उससे पहले वहाँ की आपकी वैकेंसी जो इसमें डिटेल नोटिस में दिया हुआ है, तो आपकी वैकेंसी पैरामीटर आपको देख लेना है, पोस्ट पैरामीटर देख लेना है। उसके बाद में ही जो है आपको वो जोन चूज़ करना है, और वहाँ से आप चूज़ करने के बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार उसके बाद में आपको सबमिट करना है। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है जो भी जोन को, तो वो आपका फाइनल माना जाएगा। उसके बाद में जो है आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा उसको चेंज करने का। यहाँ पे आपका 7वां पॉइंट दिया हुआ है, जो कि आपका हर वैकेंसीज के लिए डिटेल नोटिस आता है ना, उसके अंदर ये दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको जो जोन है आपका आरआरबी जोन है, उसमें आपका मल्टीपल जोन आपको चूज़ नहीं करना है, मतलब अलग अलग जोन से आपको फॉर्म नहीं भरना है। मल्टीपल जो फॉर्म है वो डिफरेंट आरआरबी से इनसे नहीं भरना है। अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं तो उनको पता चल ही जाता है उस चीज़ का, और वो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट ही नहीं, आपको जो है डिबार्ड भी कर दिया जाएगा उस CN से भी, और आपको जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसीज है उनके जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी उनमें भी आप जो है फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आप ऐसा करते हो तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते भी हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको मतलब रिजर्वेशन चाहिए या फिर एज रिलैक्सेशन चाहिए, उनका बेनिफिट चाहिए, तो जैसे कि आपको हो गए ST SC कैंडिडेट, OBC NCL EWS PWBD आपके कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, CCAA हो गए, ये जो है आपको इंश्योर कर लेना है कि आप जो है रिजर्वेशन के लिए जो है एप्लीकेबल है, यानी कि एलिजिबल है आप, ठीक है ना। आपके यहाँ पे CN के अंदर जो है प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट दिए हुए हैं उनके अंदर रूल दिए गए हैं, तो रूल में आप फुलफिल हो रहे होंगे तभी जाके इन चीज़ों से आप फॉर्म भरना, अदरवाइज जो है आपको ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और अभी नया रूल भी आया दोस्तों कि अगर पहले तो क्या होता था ना कि आपको जैसे डायरेक्ट मान लीजिए आप OBC NCL में हैं, और अगर DV के टाइम पे आप NCL का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको जो है UR में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें अब ऐसा मतलब जो आपका रूल्स रेगुलेशन नए चेंज किए गए हैं उनमें ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है बाहर करने का मतलब रिजर्वेशन रखा गया है। बाकी इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा उस पर क्या उसका पूरा रूल है, तो वो एक बार पढ़ के मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए इन चीज़ों से जो है आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो है आपको ये देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपका मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्ट पोस्ट शेल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जो कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है और उसके लिए आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो, यानी कि उस पोस्ट के लिए आप मेडिकल में सुटेबल नहीं है, तो आपको जो है अल्टरनेटिव पोस्ट जो है वो नहीं दी जाएगी, सॉरी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। आपको पोस्ट मिल सकती है लेकिन अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे दोस्तों की पहले भी क्वेरी रही है, आपका जो NTPC से रिलेटेड भी है, NTPC में भी ये पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का ये सेम क्वेश्चन है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वाली चीज़ जो है मैंने देखा कि अभी वाले जो आपके नोटिस आ रहे हैं उसी में है, या फिर जो पहले 2018 वाले और जो 19 वाली वैकेंसी थी उनमें भी था क्या, तो उनका जब नोटिस उठा के देखा ना तो उनमें भी ये आपका जो लाइन दी हुई है सेम लाइन दी हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए इस हिसाब से अपन देखते हैं कि आपको जो है अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो ये रहता है मेन चीज़ पोस्ट का, कि आप जिस पोस्ट के लिए मान लीजिए आपने पहले पॉइंट्समैन सेलेक्ट किया और पॉइंट्समैन में आप मतलब मेडिकल जैसे उसमें आपका A2I मांगा जाता है, और आप मान लीजिए किसी कैंडिडेट की A2I नहीं है, तो क्या उसको नेक्स्ट जो है उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से नेक्स्ट पोस्ट मिलेगी या फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उसको नेक्स्ट पोस्ट दी जाती है। अब तक तो दी गई थी, जबकि ये पॉइंट जो है आप जाके पुराने वाले नोटिस भी उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये पॉइंट दिया हुआ है, फिर भी उनको पोस्ट मिली है। आपका NTPC का मैं बता दूँ, हमारे साथ एक कैंडिडेट था, उसका भी जो है NTPC स्टेशन मास्टर के लिए आपका मेडिकल सुटेबल नहीं रहा, यानी मेडिकल की में अनफिट हो गया, तो उसको बाद में जो है आपका दूसरी पोस्ट दे दी गई थी जो उसका पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट थी। तो अगर मान लीजिए आप दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल है पूरा, तो आपको दूसरी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपका पॉइंट दिया हुआ है कि आपको जो है फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कि आपको जो आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह ये, तो कल मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, कल या परसों के दिन आपके पास एक वीडियो मिल जाएगा ग्रुप डी का फॉर्म कैसे फिलअप करें स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें मैं थोड़ा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दूंगा। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट का बना हुआ होगा, लेकिन न्यू कैंडिडेट है उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आगे एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट आपका स्टेजेस ऑफ एग्जाम, यानी कि कितनी प्रकार की एग्जाम होगी। तो आपकी एक ही होगी केवल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 ही होगा आपका केवल। उसके आधार पे जो है आपका PET के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर उसके बोला गया है कि दूसरा पॉइंट आपका कॉल लेटर के लिए। तो आपका कॉल लेटर सीट इंटीमेशन ये आप जानते हैं 10 दिन पहले आपका दे दिया जाता है, कॉल लेटर आपका 4 दिन पहले आता है। आगे पॉइंट दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET, यानी PET के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज
चीज़ का 3 टाइम्स यहाँ पे आपका लिया जाएगा पीईटी के लिए। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि 22,000 यहाँ पे लगभग 22,000 पोस्ट हैं, तो 22,000 का 3 गुना 66,000 आपको कैंडिडेट लेंगे पीईटी के लिए। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डीवी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, तो 1/1 के रेशियो में आपका बुलाया जाएगा, यानी कि आपका पीईटी के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे। फिर जब आपका फाइनल डीवी के लिए आएगा तो वहाँ पे आपका 1/1 रेशियो में यहाँ पे बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आपका लाइव इमेज के लिए, अपलोडिंग लाइव इमेज और आपका जो है सिग्नेचर के लिए। तो मोस्टली कैंडिडेट यहीं पे गलती कर देते हैं, आपका जो लाइव फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में। फिर बाद में जब उनका फॉर्म रिजेक्ट होने में आता है तो फिर ढूंढते रहते हैं सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन होगा क्या नहीं। तो एक बार आप अपलोड कर देते हैं, एक बार आप सबमिट कर दिए तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास करेक्शन के अलावा। अगर करेक्शन डेट भी निकल जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए रेलवे के द्वारा वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो आपकी खुशनसीबी उसको मान लीजिए, बाकी तो रिजेक्ट हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ दावा नहीं बोल सकते हैं कि मेरा क्यों फॉर्म रिजेक्ट किया, मतलब क्यों नहीं किया, तो वो दिक्कतें रहती है बाद में। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान से और केयरफुली आपको फिलअप करना है। तो इस पर मैं वीडियो बना के लिया हूँगा, तो वो आप एक अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका जो फोटो अपलोड करना है किस प्रकार से करना है, आपका बैकग्राउंड किस प्रकार से रहना है, और उसके अलावा जो है आपका जो है सिग्नेचर है वो आपकी हैंड राइटिंग में, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। कैपिटल में आपके जो लेटर नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक लेटर नहीं होनी चाहिए, डिसजॉइंट लेटर नहीं होनी चाहिए। डिसजॉइंट लेटर का मतलब जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है तो ऐसा नहीं कि आर यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख रहा है, ऐसे नहीं, पूरा आपका जो है रनिंग में होना चाहिए ऐसे। देखिए दोस्तों, अभी एक पॉइंट आपको मैंने ऊपर बताया था जो कि आपका था मतलब अगर आप मेडिकल में अनसुटेबल हो जाते हैं किसी पोस्ट के लिए तो आपको अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे रूल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड रेलवे सेल बी टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट से उन सभी पोस्ट के ऑप्शन पूछे जाएंगे जिनके लिए वो एलिजिबल है, और ये ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त ही देने होंगे, वो भी उस रेलवे में जिसने कैंडिडेट ने चूज़ किया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है ऑन कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीट होने के बाद में ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि सभी स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया आरआरसी सेल अलॉट पोस्ट एंड रेलवे यूनिट एज पर द ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट ओनली सब्जेक्ट टू मेरिट। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है पोस्ट दी जाएगी, आपने चूज़ किया है उसके अनुसार, बाद में आपके जो एलिजिबिलिटी के अनुसार। या ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट्समैन फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी और आप पॉइंट्समैन के लिए जो है एलिजिबल ही नहीं है तो आपको पोस्ट मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो आपने दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस पे डाली है वो पोस्ट जो जाके आपको मिलेगी सब्जेक्ट टू मेरिट। का मतलब होता है उस मेरिट के अनुसार। अगर मान लीजिए उस सब्जेक्ट मतलब उस पोस्ट के लिए आप मेरिट में ला रहे हैं नंबर, तो आपको जो है दूसरी पोस्ट मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन, बाद में आपको बोला गया है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा और आपकी वैकेंसी भी देखी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप पास हो रहे हैं तो आपको पोस्ट मिलेगी, वैकेंसी आपकी वहाँ पे देखी जाएगी। अगर उस वैकेंसी के अंतर्गत आप आ रहे हैं, कट ऑफ पास कर रहे हैं, तो आपको जाके वो पोस्ट मिलेगी। आगे पॉइंट दिया हुआ है वंस कैंडिडेट हैव बीन एम्प्लॉयड एज पर मेरिट चॉइस दे विल फोरफिट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट कैटेगरी। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को एक बार एम्प्लॉय कर दिया है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं आपका किसी पोस्ट के लिए आपको जो है एम्प्लॉय कर दिया है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपका पैनल निकाल दिया है किसी पोस्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट में जो है सेलेक्ट करके आपका पैनल निकाल दिया है, तो बाकी की जो पोस्ट आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दी है उसके लिए जो है आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, जिस पोस्ट में आपको कंसीडर कर लिया जाएगा दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आपका मेडिकल वगैरह होता है लास्ट में, तो जब मतलब पूरा पैनल निकालने के बाद में जब मेडिकल वगैरह हो रहा है, डीबी वगैरह हो रहा है, वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो आपको दूसरी पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट विद पार्शियली ऑप्शन विल बी कंसीडर ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑप्टेड बाय देम इन केस नो ऑप्शन इज गिवन for certain post it would be considered as their unwillingness for the same। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कैंडिडेट ने सभी पोस्ट के ऑप्शन नहीं भरे हैं बल्कि सिर्फ कुछ ही पोस्ट सेलेक्ट किए हैं जो कि आपकी पार्शियली ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं, तो उस कैंडिडेट को सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए ऑप्शन नहीं दिया है उसके लिए माना जाएगा कि कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड नहीं है उन पोस्टों में। आगे पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, हाउएवर आरआरसी ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट पोस्ट रेलवे यूनिट नॉट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे बोला गया है कि जबकि जो है आरआरसी भी जो है अपना एक रिजर्व रखती है, राइट रखती है, अधिकार रखती है, जो कि कैंडिडेट ने पोस्ट जो है ऑप्ट नहीं किया है, यानी कि उसने सेलेक्ट नहीं किया है उस पोस्ट को, तो वो जो है अगर रेलवे चाहे तो वो उसको जो है अपना पोस्ट जो दे सकती है, ठीक है ना। इफ़ कंसिडर नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेटिव
इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट मीटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट कंसर्न। यदि रेलवे डिपार्टमेंट को प्रशासनिक हित, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक हित में जरूरी लगे तो कैंडिडेट को किसी भी पोस्ट पर जो है वो कंसिडर कर सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है उनके अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जो कि कैंडिडेट ने ऑप्ट की है। यहाँ पे बोला गया है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे दोस्तों की यहाँ पे कुछ क्वेरी रहती है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी, यानी कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, विल हैव टू पास रिक्वेस्टेड मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट ऑफ ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑप्ट बाय देम। यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं उन्हें रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा लिए जाने वाले जरूरी मेडिकल टेस्ट पास करने होंगे ताकि ये कंफर्म हो सके कि कैंडिडेट जिस पोस्ट को उसने चूज किया है उसके लिए, उसको काम करने के लिए, मतलब उस पोस्ट पे काम करने के लिए वो मेडिकली फिट है। यहाँ पे आपके नीचे जो है मेडिकल फिटनेस दिए हुए हैं तो ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल फिटनेस दिया हुआ और आपका विजुअल एक्यूटी दिया है। रेलवे के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी मानी जाती है वो आपकी विजुअल एक्यूटी मानी जाती है, जो कि आपकी ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो बहुत सारी पोस्ट हैं उनमें। यहाँ पे आपका देखो A2 मेडिकल है, A3 मेडिकल है, B1 है और आपका C1 है, यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पे आपको मेडिकल मांगे गए हैं ग्रुप डी के अंदर, जो कि अलग अलग प्रकार की पोस्ट रहेगी, वो अपन पोस्ट पैरामीटर के अंदर देख लेंगे। यहाँ पे आपको जनरल फिटनेस के अंदर की बात करते हैं तो आपको सभी के अंदर जो है आपको फिजिकली फिट रहना है। ऑल रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको हर तरह से फिट रहना है, जैसे कि किसी का हाथ वगैरह टूटा हुआ रहता है, ये चीज़ें ना, तो वो नॉर्मली आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों में, आप दिखने में नॉर्मली फिट दिखनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर विजुअल एक्यूटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका A2 मेडिकल में, जो कि आपका SM के लिए भी सेम माना जाता है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट्समैन के लिए ये A2 मेडिकल मांगा गया है, जो कि आपका डिस्टेंट विजन है, 6/9 है, विदाउट ग्लासेज है, नो फॉगिंग टेस्ट है। नियर विजन की बात करते हैं आपका तो 0.6 विदाउट ग्लासेज है, और आपको कुछ टेस्ट यहाँ पे पास करने की जरूरत होती है, जैसे कि आपका कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है और आपका मीजोपिक विजन है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये कुछ विजन्स है, ये आपको क्लियर करने होंगे तभी आप जाके मेडिकल A2 के लिए फिट माने जाओगे। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे आपका 6/9 मांगा गया है, अगर किसी की आई जो है 6/8 भी है तो भी वो उसकी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। सॉरी 6/10 है तो भी नहीं चलेगी, 8 तो चल जाएगी लेकिन 10 नहीं चलेगी। A3 मेडिकल में अगर आप विजुअल एक्यूटी की बात करते हैं तो आपका इसमें भी डिस्टेंस विजन जो मांगा गया है वो 6/9 इन दोनों आईज का जो है आपका 6/9 होना चाहिए। यहाँ पे आपका विद और विदाउट ग्लासेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो विदाउट ग्लासेस है, यानी कि आपको यहाँ पे ग्लास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके ग्लास के साथ भी ये चल सकता है, यानी कि ग्लास अगर नहीं होंगे तो भी चलेंगे, होंगे तो भी चलेंगे। यहाँ पे आपकी पावर जो बोली गई है, लेंस की जो पावर बोली गई है, तो आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी या तो +2 और -2 के बीच में रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तो आप A3 मेडिकल के लिए फिट है, अदरवाइज आप यहाँ पे फिट नहीं रहोगे। नियर विजन की बात करते हैं तो आपका SN 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लासेस है। यहाँ पे भी आपके कुछ टेस्ट है जो कि आपको पास करने हैं, जैसे कि कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है, मीजोपिक विजन है। यहाँ पे आपको देखो ये जो विजन दिए हुए हैं ये आप ग्लास के साथ भी इनको जो है पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ग्लास लगाते हैं तो ग्लास के साथ आप इनको पास कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आपका A2 में है, A2 में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। B1 मेडिकल में बात करते हैं तो आपका देखिए डिस्टेंस विजन जो है 6/9 होना चाहिए, एक आंख का, दूसरे आंख का आपका 6/12 है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विथ और विदाउट ग्लासेज होनी चाहिए। पावर लेंस यहाँ पे बोला गया है तो आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। नियर विजन आपका SN 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लासेज है। यहाँ पे बोला गया है व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, आपका नाइट विजन और मीजोपिक विजन, ये विजन भी आपको यहाँ पे पास करने हैं B1 मेडिकल के लिए। C1 मेडिकल की बात करते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन जो है आपकी 6/12 और 6/18 है। यहाँ पे आपकी आई जो है, यानी कि जिसकी चश्मा ज़्यादा चढ़ा हो, जिसकी आई बहुत कमजोर है, वो लोग भी यहाँ पे आप जो है ये C1 मेडिकल के लिए एलिजिबल है, विथ और विदाउट ग्लासेज यहाँ पे बोला गया है। नियर विजन आपका 0.6 है, विथ और विदाउट ग्लासेज है, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, और मेडिकल स्टैंडर्ड में भी आपका जो है विजुअल एक्यूटी की बात करते हैं तो वो है, तो विजन आप देख सकते हैं, और आपका जो जिस प्रकार से आप सूटेबल है उस प्रकार से आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं जो कि आपका आई से रिलेटेड ही है, यानी कि आपकी लेसिक सर्जरी से रिगार्डिंग है। यहाँ पे आपका देखो रेलवे के अंदर जो है आपका ये चैप्टर 5 दिया हुआ है जो कि आपका IRMM है, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। इसके अंदर जो है आपका वॉल्यूम 1 का यहाँ पे दिया हुआ है। वॉल्यूम 1 के अंदर जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस प्रकार से आपको सेलेक्ट किया जा सकता है और जो क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, तो उस बारे में आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको मान लीजिए किसी
कैंडिडेट को प्रॉब्लम है तो आप ये वॉल्यूम पढ़ सकते हैं, उसमें आपका जो है ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट जो कि आपका लेसिक सर्जरी करवा रखा है या जो अदर सर्जरी करवा रखा है, तो ये आपका मेडिकल A2 और A3 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका दिया हुआ है अलग आपका मेडिकल B1 और C1, इसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है लेसिक सर्जरी, लेकिन उसमें आपकी कंडीशंस दी हुई है। कंडीशन भी आपकी अलग अलग दी हुई है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप आई से रिलेटेड जो है आप जाके मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपकी कम से कम जो लेसिक सर्जरी जो है ये पोस्ट आने से 1 साल पहले आपकी होनी चाहिए, और भी वहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, तो वो आपके 2-4 पॉइंट है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेंशन दिया हुआ है, रेलवे बोर्ड लेटर के अंदर दिया हुआ है, ये लेटर नंबर है और आपका ये अनेक्जर 7 है इसके अंदर, तो इसमें ये चीज़ें दी हुई है। बाकी अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका PWBD कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पारा इनका 511 के अंदर 7 में दिया हुआ है, जो कि आपके IRMM यानी कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अंदर दिया हुआ है, जो कि वॉल्यूम 1 के अंदर है। वो आप जो है यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो आपको लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको जो है ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि आपका ये जो चैप्टर है ये PDF के फॉर्मेट में आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए फिर भी मतलब जो ये PWBD कैंडिडेट्स है, अगर मान लीजिए इनको रिक्वायर्ड रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे वैकेंसी जो है कि आपका CCA के तहत जो है फुलफिल की जाएगी। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट के पास जो है आपका जो पहले बात तो यहाँ पे रेलवे के अंदर ही जो है आपकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए, और आपके पास NEC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका NCVT के द्वारा दिया गया हो। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपकी इसकी जो वैकेंसीज है वो अलग टेबल में यहाँ पे टेबल के अंदर जो है अलग इंडिकेटेड की गई है। फिर बोला गया है कि यहाँ पे जो है दिस विल बी इन द नेचर ऑफ ओरिजेंटल रिजर्वेशन इन एज इन द केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एंड एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है ये CCA वैकेंसी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नेचर में रहती है, जो कि आपका जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका PWBD कैंडिडेट यानी कि जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट होते हैं वो, और आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहते हैं वो। लेकिन इसके अंदर जो है आपका जो PWBD कैंडिडेट में तो क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट होती है वो कैरी फॉरवर्ड की जाती है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि आपका PWBD के अंदर 10 पोस्ट है कोई, और 10 पोस्ट में आपका 6 PWBD कैंडिडेट पाए गए, 4 यहाँ पे नहीं पाए गए, तो 4 को जो है नेक्स्ट वैकेंसीज के अंदर जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वैकेंसीज में इनको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो है आपका CCA के अंदर ऐसा नहीं होता है। CCA में क्या होगा, आपकी जो है वैकेंसीज होती है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आपकी मान लीजिए जैसे कि CCA की 10 पोस्ट है, 10 में से आपके 6 कैंडिडेट मिले CCAA वाले, तो 4 जो पोस्ट है वो आपकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनसे उसको फिल कर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 90 मिनट का आपका जो है पेपर रहता है। 25 साइंस आती है, 25 मैथ आती है, 30 रीजनिंग आती है, और 20 आपका जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर आता है। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका गाइडलाइन दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिगार्डिंग कि कैसे आपको फ़ोटो जो है अपलोड करनी है और कैसे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो अगर आपको ये या तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। मेरा इसी के रिगार्डिंग पर्सनली की वीडियो डाला हुआ है आपका सिग्नेचर और फोटो की रिगार्डिंग, लाइव फोटो और सिग्नेचर की रिगार्डिंग, तो आप ये जाके देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर भी अगर मान लीजिए आपकी तरफ से कोई पॉइंट छूट जाता है, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट के बारे में जानना है और वो छूटा हुआ है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ये बाकी आप अनेक्जर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे अनेक्जर दिए हुए हैं, तो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ से आप अनेक्जर डाउनलोड कर सकते हैं और आप निकलवा सकते हैं, बाद में आप उसको बनवा लीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो पोस्ट पैरामीटर में आप देखोगे यहाँ पे अनेक्जर A दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपका यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है वो है यहाँ पे आपका PWBD कैंडिडेट है, जैसे कि VI है, HI है, LD है, OD है, MD है। यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 प्रकार की आपकी वैकेंसी पोस्ट है, जिसमें आपका असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के अंदर है, असिस्टेंट LT एंड AC है, असिस्टेंट आपका SNT में है, पॉइंट्समैन B है, और आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में है, आपका ट्रैक मेंटेनर 4th में है, आपका असिस्टेंट ब्रिज में है, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन के अंदर है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर है, असिस्टेंट आपका PV के अंदर है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के अंदर है, और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर है, और असिस्टेंट आपका असिस्टेंट SNT के अंदर है। यहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, किस किस के अंदर ये डिपार्टमेंट आते हैं, सब डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी पहले फर्स्ट 4 जो पोस्ट हैं उनका B1 मेडिकल है। आपका पॉइंट्समैन की जो है पॉइंट्समैन B की A2 मेडिकल है। बाकी आपका ट्रैक असिस्टेंट ट्रैक मशीन का A3 मेडिकल है। फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट बीच की जो 5 वैकेंसीज है उनका B1 मेडिकल है। C1 मेडिकल है आपका केवल असिस्टेंट ऑपरेशन के अंदर, और आपका
B1 है, फिर आपका असिस्टेंट लोकोसेड के अंदर, और SNT के अंदर जो असिस्टेंट है उसका C1 है। यहाँ पे आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, आपकी 10th और ITI दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड यानी इक्विवेलेंट या फिर आपका जो है NEC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका NCVT के द्वारा जारी किया गया हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अनेक्सर B, जो कि आपकी वैकेंसी टेबल से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे वेस्टर्न मुंबई का आपके यहाँ पे टेबल दी हुई है वैकेंसी की। यहाँ पे आप देखोगे 14 पोस्ट है आपकी टोटल, जिसमें आपकी यहाँ पे 11 पोस्ट दी हुई है, यानी कि आपकी यहाँ पे 11 पोस्ट ही है। और यहाँ पे आप देखोगे UR ST SC OBC EWS और टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पे दी हुई है। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, जो एक्स सर्विसमैन आपका CCA है, आपका VI जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह है, ये आपके कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। तो ये आप अपने अपने जोन से, जिस आप जोन से भरना चाहते हो वो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी का मैं इसमें डिस्कस करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपको चाहिए डिस्कस करना तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जयपुर डिवीज़न से आप ये देख सकते हैं, पूरा आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे से जयपुर में इतनी वैकेंसीज है। ये आप इलाहाबाद से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जिस जोन से आप भरना चाहते हो जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पूरा वैकेंसी टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, और जहाँ से जितनी वैकेंसी है आप कहाँ से लगाना चाहते हो वो लगाए। फॉर्म लगाने की बात करूँ दोस्तों, तो आप मेरे एक ही मतलब एडवाइस है, अगर आप मानो तो फॉर्म आप ज़्यादा दूर से नहीं लगाना है। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम, क्योंकि ये ग्रुप डी की है, लेवल 1 की पोस्ट है, तो ज़्यादा दूर इसमें करने से कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट रहेगा आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट से लगाए, बेटर रहेगा दोस्तों। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। और अगर मान लीजिए कोई भी क्वेरी आपको लोगों को रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।